सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इस वर्कशीट में हम व्याकरण के एक टॉपिक उपसर्ग को सीखेंगे और जानेंगे। तो बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं अपनी इस वर्कशीट को और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में अ, प्र, वि जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार का मतलब क्या होता है? पराजय और फूलों की माला। तो अब आप समझे कि मान लीजिए कोई एक शब्द है जिसका अपना कुछ अलग से मतलब है, लेकिन अगर हम उसके आगे कुछ शब्दांश जोड़ दें या पीछे जोड़ दें तो उसका एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ ही अलग होता है। आज हम केवल उनकी बात करेंगे जब हम शब्दों के आगे कुछ शब्दांश जोड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभी हम आपको समझाएंगे। जैसे अभी एक उदाहरण में आपने समझा कि वैसे हार का मतलब होता है कि हार जाना, पराजय मतलब, या फूलों की माला। लेकिन अगर हम उसमें आगे देखिए, अगर हम उसमें आ जोड़ दें तो आ जमा हार क्या बनेगा? आहार। आहार का मतलब होता है भोजन, जबकि हार का मतलब था पराजय। फिर हार के आगे प्र जोड़ दें तो प्रहार बन जाएगा। प्रहार का मतलब होता है चोट। और हार के आगे वि जोड़ दें तो विहार यानी भ्रमण करना, घूमना फिरना। तो इसका मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्योंकि हम शब्द के आगे कुछ शब्दांश को जोड़ रहे हैं और नया शब्द बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। यानी कुछ उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से लिए गए, कुछ जो हिंदी भाषा से लिए गए और कुछ विदेशी भाषाओं से लिए गए जो कि हिंदी भाषा में शामिल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं। अब आप उपसर्ग शब्द से तो परिचित हो गए होंगे। उपसर्ग का मतलब हमें शब्द के आगे कुछ जोड़ना है, शब्द के आगे यानी शब्द से पहले। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। थोड़ी से कठिन शब्दावली, कोई बात नहीं, आप परिचित हो जाएंगे। याद रखिएगा बस, तत्सम। तत्सम जहां पर आ गया वो संस्कृत के शब्द हो गए। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति आचार मतलब अत्याचार। आचार का मतलब वैसे व्यवहार करना होता है, लेकिन उसमें हमने अति जोड़ दिया तो बन गया वो अति आचार मतलब अत्याचार, किसी के ऊपर जुल्म ढाना। फिर एक दुर, दुर लगा दिया, लब के आगे अगर हमने दुर लगा दिया तो बन गया दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है बहुत ही खास, जो शायद ही देखने को मिलता हो। फिर दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे संस्कृत के उपसर्गों को हम तत्सम कहते हैं, हिंदी के उपसर्गों को हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध जमा जला बन गया अधजला। जला का मतलब तो जलना होता है ना, यानी कोई चीज़ जैसे जली हुई होती है, लेकिन अध लगा दिया तो अधजला मतलब आधा जला हुआ। कु जमा चाल कुचाल, ठीक है। बिना जमा मांगे बिन मांगी। तो इस तरीके से हम हिंदी के उपसर्गों को भी शब्दों के आगे जोड़ते हैं। फिर तीसरे हैं विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। आगत
विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे इस प्रकार के शब्द भी हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, जैसे ला जमा इलाज, ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं होता। हम जमा सफ़र, हम सफ़र, सफ़र का मतलब तो यात्रा करना होता है, और हम लगा दें तो हम सफ़र मतलब जो हमारे साथ यात्रा करने वाला होता है। हर जमा दम, हर दम नया शब्द बन गया ना। दम का मतलब कुछ होता है, हर का मतलब कुछ होता है, लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ दें तो एक नया शब्द बन रहा है। यानी दम शब्द के आगे हम एक नया शब्द जोड़ के उसको एक नए अर्थ में एक नया शब्द बना रहे हैं। तो ये हम इन सब को कहते हैं उपसर्ग। अब आप भी निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। जैसे पहला शब्द है अंतरराष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय तो शब्द होता है, उसके आगे हमने अंतर और जोड़ दिया, अंतर उपसर्ग जोड़ दिया, तो इसमें उपसर्ग क्या बना? अंतर। और मूल शब्द क्या है? राष्ट्रीय। तो अंतर और राष्ट्रीय का मतलब देश का, और अगर अंतरराष्ट्रीय लिख दिया तो इसका मतलब देश से बाहर का। फिर दूसरा शब्द है निर्धन। तो उपसर्ग इसमें क्या हुआ? निर। और मूल शब्द क्या है? धन। धन का मतलब पैसा होता है, और इसमें हमने निर जोड़ दिया, तो निर्धन मतलब जिसके पास पैसा ही नहीं है। तो नया शब्द बन गया, उसका अर्थ भी नया हो गया। फिर तीसरा शब्द है संयोग। संयोग, तो संयोग में उपसर्ग हुआ सम और मूल शब्द हुआ योग। योग का मतलब तो कुछ और होता है, आप समझते हैं एक्सरसाइज, अभ्यास करना, लेकिन हमने उसके आगे सम उपसर्ग जोड़ दिया तो संयोग बन गया। यानी कि संयोग का मतलब होता है कि हाँ ऐसा शायद होना ही था, ऐसे बोलते हैं ना, ये संयोग की बात है। प्रत्येक, प्रत्येक में जो उपसर्ग बनेगा प्रति बनेगा और शब्द बनेगा एक, प्रत्येक। फिर इसमें यहाँ पर एक लगा, ये एक के ऊपर ये नहीं लगाना। फिर है अनपढ़। तो अनपढ़ में उपसर्ग बना अन और मूल शब्द हुआ पढ़, यानी पढ़ के आगे हमने अन लगाया है। फिर इसके बाद निहत्था। तो निहत्था का मतलब, हत्था का मतलब वैसे तो हत्था मतलब जो हथेली होता है, और हमने नी लगा दिया तो निहत्था मतलब जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। भर पेट, तो भर उपसर्ग लगा दिया, यानी पेट शब्द, मूल शब्द है पेट, उसके आगे हमने भर उपसर्ग लगाया, भर पेट बन गया। फिर गैर कानूनी, तो उपसर्ग हुआ गैर और मूल शब्द हुआ कानूनी। फिर बेवजह, तो उपसर्ग बना बे और मूल शब्द हुआ वजह। और बाकायदा, बाकायदा में बा उपसर्ग हो गया, यानी शब्द के आगे लगाया और मूल शब्द बन गया कायदा, बाकायदा। तो इस तरीके से हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और मिला के भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से ज़रूर धोते रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए, और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो तो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।